डंका बज रहा है, डंका। मोदी का डंका बज रहा है। टैरिफ वॉर, अब जो है दवाइयों पर 100% टैरिफ। H1B वीजा, पहले 3 साल के लिए 5 लाख लगते थे, अब 3 साल के लिए 1 साल के लिए 88 लाख रुपए, यानी कि 2 करोड़ 64 लाख 3 साल के लिए। इसके अलावा टैरिफ तो मैंने बताया ही, और कैसे इंडियंस को डिपोर्ट किए जा रहे हैं जंजीरों में बांध कर, ये भी इंटरेस्टिंग है। क्या इन सब के बीच बीच में इन सब के पीछे रूसी तेल का खेल है, और भारत कैसे निपटेगा, कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? भक्त भक्त कह रहे हैं कि इससे ब्रेन ड्रेन रुकेगा, और अमेरिका नहीं भारत करेगा तरक्की। कई सवाल हैं जिसमें चर्चा बेहद लाजमी है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमारे साथ राकेश मनचंदा साहब हैं। इन्हीं से शुरू करते हैं कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत कैसे निकलेगा। पाकिस्तान से मोहब्बत है और भारत को जबरदस्त पिटाई, मार, टैरिफ मार। जी राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी, नमस्कार सर। आपका और अम्बेडकर नामा के दर्शकों का बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत-बहुत नमस्कार। डॉक्टर रतनलाल, आपका जो प्रश्न है वो बेहद गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो आपका आखिरी प्रश्न है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि जो कम ताकतवर चीन, जो हमारा पड़ोसी है, और जो छोटा पाकिस्तान है, उससे तुलना क्यों हो रही है, या हम क्यों करें? पाकिस्तान जो है, देखिए, ये तो साफ तय है कि पाकिस्तान अपनी अहमियत और सोवरेनिटी को खो चुका है। कभी वो पूरी तरह से कर्ज के आईएमएफ के चुंगल में तो है ही है, जैसे इंडिया है। उसके उसके अलावा उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी तरीके से वो दो महाशक्तियों के बीच में वो खो चुका है। कभी वो चीन के साथ हमारे साथ युद्ध में, जो 4 दिन का युद्ध था, जिसको अमेरिका ने अपनी मनमर्जी से रुकवाया, उसमें 80% जो हथियार थे और ताकत थी वो चीन चीन की थी। और उसके उन दोनों के बीच में, चीन और अमेरिका के बीच में बैलेंस बना करके ही चल रहा है। तो कामयाबी का पैमाना है कि जो यूएन का रिजर्वेशन है, जिसपे अमेरिका का काफी और चीन का काफी दबाव रहता है, जो 192 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की। उन उन लोगों ने एक बड़ा ही अजीब अजीब गरीब सा एक निर्णय लिया कि जो देश आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, जिसका नाम पाकिस्तान है, उसी को आतंकवादियों के का चौकीदार बनाया जाए। और इसका प्रचार भी काफी कुछ हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि अमेरिका इसमें पूरी तरीके से डूबा पड़ा है, अमेरिका को ये चिंता नहीं है कि जो देश है उसके अंदर आतंकवादियों की नर्सरी है, क्योंकि अमेरिका का पास्ट है। चाहे आप उसामा बिन लादेन के समय को देख लें, चाहे अब के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को देखें, आप कश्मीर के इशू को देख लें, तो जो अमेरिका है वो चाहता है कि उसका गठबंधन जो है वो इस्तेमाल जो है वो आतंकवादियों का करता रहता है। मैंने इस पे काफी कार्टून्स डाले हैं, और आपको मैं फिर से इसको भेज पाऊंगा। और जी जी, हो दिखाएंगे सकता है उसको। आपके, हाँ, ऑलरेडी आपके पास 3-4 कार्टून्स होने चाहिए इस बैकग्राउंड में, जिसमें ये भी दिखाया गया था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, और जो 1 करोड़ आईएमएफ का लोन आ रहा है पाकिस्तान को, उसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। इंडियन आर्मी आज भी, चाहे थोड़ी बहुत उसमें करप्शन हो, लेकिन इंडियन आर्मी आज भी रिलायबल है। जबकि जो नॉर्मल सिटीजन है पाकिस्तान का, उनका ये कहना है कि उसको एक आटे की चक्की भी लगानी है अगर पाकिस्तान में, तो उसको अमेरिका के ऑफिसर के साथ में गठबंधन करना पड़ता है। तो अमेरिका अचानक आतंकवाद के प्यार जो है वो उसका नहीं, अचानक नहीं उमड़ा है। ये हर देश में लोकतंत्र का मुखौटा पहनता है, आतंकवाद वादियों को भी आगे बढ़ाता है। उसका मेन मकसद है कि
उस जो मेन उसका कारोबार है, मौत का सौदागर का कारोबार है, उसको वेपन अपने बेचने हैं। और वो चाहता है कि अ, जो नेपाल में भी जो कुछ भी जनरेशन ज़ेड का उथल-पुथल हुई थी उस उसी उसमें टोटल जो था सोशल मीडिया का जो कंट्रोल है, जैसे हम इंटरनेट से आपस में बातें कर रहे हैं, ये अमेरिकन इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये इस पे टोटल कंट्रोल अमेरिका का है और चाइना इसमें धीरे-धीरे एक नई दुकान लेकर के आ रहा है। तो अ, अमेरिका ये चाहता है कि अ, एक गोद में एक तरफ जो है पाकिस्तान बैठा रहे और दूसरे गोद में इंडिया भी आकर बैठे और अपनी सेल्फ रिलायंस को वो बिल्कुल त्याग दे और एज ए फुट सोल्जर अमेरिका के लिए काम करे। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। अ, डॉक्टर रतनलाल, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भारतीय टीम बनी थी 54 एमपीज़ की और उसमें 8 पूर्व एम्बेसडर, पूर्व राजदूत भी शामिल थे। तो इसका मकसद एक बिल्कुल सिंपल था कि पूरी दुनिया को या 32 देशों को जाकर के बताया जाए, जिसमें पड़ोसी देश नहीं थे, यूरोप और अमेरिका के देशों को और कुछ अफ्रीका के भी देशों को टच किया गया था। जो नियत थी वो ये थी कि बताया जाए कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो एक हॉटबेड बन चुका है, एक नर्सरी बन चुका है, एक बेडरॉक बन चुका है जो टेररिज्म को, आतंकवाद को लगातार उसको बढ़ावा दे रहा है। और हिंदुस्तान की सरकार ने 5 स्टार के खर्चे किए और इतने लोगों को भेजा और सच्चाई भी उसके साथ थी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो छवि है पिछले 10, 11, 12 साल में पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। अब हम सच भी कह रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ खड़े होने को राजी नहीं है। इसका मेजरमेंट कहाँ होता है? इसका मेजरमेंट यूनाइटेड नेशन के रेज़ोल्यूशंस में होता है, जहाँ पर पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो चौकीदारी करे और वो टेररिज्म से फाइट करने के लिए पूरी दुनिया को लीडरशिप दे। तो ये इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और हमारी छवि जो है, जो बहुत बेहतरीन छवि थी और एक ज़माना था कि हम लोग गरीब थे, गरीब देश कहा जाता था, फिर भी हम लोगों की सहायता के लिए, हम लोगों के साथ सुख-दुःख में खड़े होने के लिए काफ़ी मित्र देश मिल जाते थे और हम नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की लीडरशिप भी दिया करते थे, पंडित नेहरू के ज़माने में। ये सब चीज़ें अब एक सुहाना नॉस्टैल्जिक पास्ट हो चुका है और सिचुएशन ये है कि इस पे आपके दर्शकों के थ्रू और पूरे भारत वासियों को इस समय जगाने की ज़रूरत है। जी, लेकिन ये सवाल ये है कि जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इससे निपटेगा कैसे? देखिए, टैरिफ वॉर तो जैसे जैसे एक बिगड़े हुए रैगिंग करने वाले स्कूल में लंच बॉक्स खा जाते थे, डरा धमका करके जो बिगड़े हुए बच्चे होते थे, उसी तरीके से टैरिफ वॉर जो है एक ट्रैप है, एक एक डराने का तरीका है। टैरिफ वॉर में आपने एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से नोट की होगी, आपके इंटेलिजेंट दर्शकों ने भी इसको देखा होगा कि ये जो टैरिफ वॉर है, उसमें चाइना पे जब इन्होंने 50 से 100, 100 से 200, 200 से 245% टैरिफ वॉर लगाया, फिर भी चाइना टस से मस नहीं हुआ क्योंकि चाइना जो है वो 6 क्षेत्रों में, 6 बड़े-बड़े क्षेत्रों में उसने अमेरिका की बादशाहत को पछाड़ दिया है। अब टैरिफ वॉर उसी पे लगाया जा रहा है जिसके पास में मी टू प्रोडक्ट है। अब हमारे पास में सप्लाई करने को, हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दुनिया के देश कहें कि भई हमें इंडिया से ही लेनी है या इंडिया से ही उसको परचेज़ करनी है। जब मैं इंडिया के बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मुझे 3 चीज़ों के लिए जब वो जानते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ, मैं भारत देश से आया हूँ, तो वो 3 चीज़ों का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। एक तो सस्ती दवाइयाँ जो एक ज़माने में हुआ करती थी। अब वो सस्ती दवाइयों की मार्केट की जो एक्सपोर्ट की सप्लाई है, टोटल चाइना ने उसको उसको नस्तनाबूद कर दिया है। दूसरा, भारत देश का जो बीफ है,
बीफ को बहुत चाव से लोग अफ्रीका में और यूरोप में उसको जो फ्रीज बीफ है उसकी बात करते हैं। और तीसरा जो कहा जाता था वो ये है कि हिंदुस्तान की बॉलीवुड की फिल्में बड़ी मशहूर थी, जिसमें वो पुरानी फिल्में जिसमें डिस्को डांसर नूरी और मिथुन चक्रवर्ती से लेकर डॉन अमिताभ बच्चन तक का नाम वो अच्छे से जानते हैं, और अपनी अपनी भाषाओं में वो टेलीविजन पे या वो उन फिल्मों को देखते थे। तो हमारी छवि जो ये है उसमें उस छवि को भी डेंट लग रहा है। और इस ये जानना मुझे लगता है कि जरूरी होगा कि जो टैरिफ है, टैरिफ के अलावा जो है, टैरिफ जब काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि भारत ने अपने संबंध जो है रूस से नहीं तोड़े हैं, तो फिर वीजा का भी खतरा हम पे मंडरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं H1 वीजा हाँ, के बारे में H1 वीज़ा। जी, 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 बताएँ। देखिए, H1B वीजा जो है ये क्या बला है। ये जो भारत देश के बेस्ट दिमाग जो होते हैं, जो टैलेंट्स हैं, और उनका हमेशा पिछले 50 साल से पिछले 80 साल से कुछ नोबेल प्राइज भी विन कर चुके हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नोबेल प्राइज मिला था 1930 में सीवी रमन साहब को। बाकी सब जो इंडियंस को नोबेल प्राइज लगातार मिल रहे हैं वो वो हमेशा जो जो क्रीम टैलेंट है उसी को मिल पा रहे हैं। और ये अमेरिका में भारतीयों का 72% जो था वो हमेशा इस पे कब्जा रहा है। अब 72% की जो एप्लीकेशन फीस है, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो अभी तक 1500 यूएस डॉलर थी। और 1500 यूएस डॉलर को आज की तारीख के में आप अगर कन्वर्ट कर करना चाहेंगे तो देखेंगे कि 1,32,000 की फीस थी। उसको 60 गुना आगे बढ़ा दिया गया है। 60 गुना मतलब 88 लाख। और ये एक एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद सेमेस्टर की फीस अलग होती है, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग की फीस अलग हो। तो ये जो अन्याय की चीख पुकार चल रही है उसमें इंडियन अमेरिकन के जो जो क्रीम है उसमें ये भी जानने में आ रहा है कि जो लॉटरी सिस्टम था, जैसे कि आपके 1,000 अमेरिकन अमेरिकन में एक लॉट में आप आपका H1 वीजा देते हुए इतने लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है काम करने की, जो नासा में भी हो सकता है, जो 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 हेल्थ के रिसर्च में भी हो सकता है, जो टेक्नोलॉजी में सोलर सिस्टम में भी हो सकता है। उसमें 720 अगर इंडियन है तो उसमें पहले लॉटरी सिस्टम होता था। जो अमेरिका ने के मनुवाद ने वो लॉटरी सिस्टम को भी नस्तनाबूद कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसके मायने क्या है? इसके मायने लॉटरी सिस्टम में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस साल 2025 में आपको याद होगा कि 22 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और भारत देश से मिस्टर एंड मिसेस नीता अंबानी, मुकेश अंबानी को ही बुलाया गया था। उनकी एक बंदे का जो टिकट था वो लगभग 6.85 करोड़ था, मतलब 6 करोड़ 85 लाख के लगभग था। और उसमें भी भेदभाव ये हुआ कि हमारे मोदी जी को के साथ सौतेला व्यवहार हुआ और गौतम अडानी को नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये बिजनेस का जमाना है। इसमें कोई दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। और इस बिजनेस के जमाने में दोस्ती का मतलब ना होते हुए भी वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है अमेरिका जो है वो इस डर का माहौल बनाए, और चाइना से लड़ने के लिए ये पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। अब चाइना भी इतना चालाक है कि उसने कभी हमारे साथ लड़ाई करी नहीं। अभी तो मोदी सरकार और चाइना दोनों ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो चुपचाप सॉर्ट आउट भी कर लिया है, जबकि बीजेपी के जो एमपीज हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 4,800 जो है लद्दाख में जो भूख हड़ताल चल रही है सोनम वांगचुक की भी, और बीजेपी वाले भी इस चीज को रिकन्फर्म करते हैं कि इतना कब्जा हो चुका है। तो इन सब चीजों में जो है
हमें एक न्यूट्रल और क्लियर स्टेप जरूर उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक मैं मेरा दिल कह रहा है कि हमें दुनिया के सबसे ईमानदार तानाशाह ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि विश्व चौकीदार ट्रंप इतनी ईमानदारी से दुनिया को अमेरिका का लालच और डर साफ साफ दिखा रहा है कि मेरे जैसे एक साधारण इंसान को थैंक यू ट्रंप जी कहने का दिल कर रहा है। तो देखिए, टैरिफ की आपने बात करी और वीजा की लूट के जरिए ये साबित हो गया है कि जो एक मेगा का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है, यानी कि अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए, वो अब सिर्फ लुटेरा और वसूली माफिया तरीके का, एक डॉन तरीके का एक नारा रह गया है। जो कल्याणकारी और परोपकारी छवि थी वो एकदम खत्म हो चुकी है हमारे उधारी सेठ अमेरिका की। अगर हमारे उधारी सेठ अमेरिका की आप अगर उसकी जीडीपी को देखें तो लगभग 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और उस पे जो कर्जा है वो लगभग 38 टू 40 ट्रिलियन डॉलर बनता है। मतलब आप अपनी चादर से ज्यादा जो है वो आपने कर्जा ले रखा है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि देश ये भी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अनऑफिशियली कह रहे हैं कि जो 1945 में उनका सोना था वो भी गायब हो चुका है। जो ब्रेटवुड की संधि हुई थी उस पे भी काफी काफी जो है चीजें जो हैं वो आ रही हैं। इसलिए इटली में भी अभी पिछले दिनों बहुत ज्यादा एक जो है नेपाल जैसी स्थिति धीरे धीरे बन रही है। तो इसमें जो कल्याणकारी और परोपकारी छवि थी उसको, उसमें WHO है, उसमें आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स आपके घर में आकर लगाई गई होगी, उसमें यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सब चीजें को जो जो जिम्मेदारी थी वो 80 साल पहले अमेरिका ने हम पूरी कही थी कि हम अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में एक वॉर फ्री दुनिया बनाएंगे और लोगों को एक बेहतर दुनिया देने का हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन ये सपना टूट रहा है। जी। जी। तो इसमें भारतीय मिडिल क्लास की उलझन क्या है? देखिए, भारतीय हम्म। ये ये जो कमजोरी है ये सिर्फ अमेरिका की कमजोरी नहीं है कि वो जो है दुनिया में बहुत ताकतवर, बहुत अमीर देश था, अब वो गड्ढे में गिर गया है और अब वो हाथ बढ़ा रहा है कि मेरे को गड्ढे से बाहर निकाला जाए। ये कमजोरी और डर का लालच नहीं है ये, बल्कि भारतीय मनुवादी मानसिकता का भी एक टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि जो पेरेंट्स थे पिछले 80 साल से, वो चाह रहे थे कि जीवन भर वो चाहते थे कि उनका सपना था कि बच्चों को अमेरिका में बसाया जाए, उनको वहां पढ़ाया जाए। 36 करोड़ देवी देवताओं को भी मानते थे। आज उसी अमेरिका के सौतेले व्यवहार पर वो छाती पीट रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास है उसकी टैलेंट भी चोरी हो रही है उधर। मैं आपके चैनल को देखता हूँ तो पेपर भी लीक हो रहे हैं, देहरादून में भी हो रहे हैं, लोग नेपाल जैसी सिचुएशन देख रहे हैं। चंदा चोरी हो रहा है, जो R&D बजट है वो चोरी हो जाता है, वो लग जाता है आपके जो पवित्र गाय है, गौ माता जिसे हम भारतीय बोलते हैं, उसके जो सुसु है उसका दाम डबल हो जाए, इस पे रिसर्च पे पैसा लग रहा है। और पैसा भी बहुत कम है, 100 रुपए में 65 पैसा ही हिंदुस्तान की सरकार जो है वो रिसर्च पे लगाना चाह रही है। एक एक रुपए में जमीन की चोरी जो अभी आपने पिछले दिनों कवर करी होगी, तो एक एक रुपए में जो जमीनों को बांटा जा रहा है, कभी आपने सुना है, देखा है, या आपके दर्शकों ने कभी किसी भिखारी को 1 रुपया देते देखा है? अगर आप भिखारी को गलती से 1 रुपया भी देते हैं तो वो 10 रुपया आपको वापस लौटा देगा। वो कहेगा भाई आप मेरी तरफ से ये रख ले। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 33 साल के लिए लीज पर
एक साल में 1 रुपए के किराए पर 1052 एकड़ जमीन सोलर सिस्टम्स के लिए दी जा रही है, जिसकी सोलर सिस्टम पूरी तरीके से चाइना उसकी बादशाहत पे इस समय खड़ा है। चाइना से के असिस्टेंस के बिना जो है गौतम अडानी उसको पार नहीं लगा सकते। तो लेकिन क्या भारत इस टैलेंट के लगभग जो अब कम से कम कह रहे हैं कि लाखों लगभग 3.5 लाख भारतीयों की घर वापसी होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे 6 क्षेत्र हैं डॉक्टर रतन लाल, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस पे 70 to 80% जो है, जो रेयर अर्थ के रिफाइनरी की वजह से चाइना का कब्जा है। सोलर सिस्टम्स पे कब्जा है। जो पानी के जहाज हैं, पनडुब्बियां हैं, उसकी देखरेख पे जो है वो भी कब्जा है। और हम R&D पे केवल अपनी जीडीपी का 0.65% लगाते हैं, जो कि चीन से और अमेरिका की जीडीपी के 3% और 3.5% से बहुत बहुत कम बैठता है, क्योंकि उनकी जीडीपी और हमारी जीडीपी में कम से कम 5 से 7 गुना का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो जी कुल मिला के हमारे पास में टेक्नोलॉजी जो लीडर्स हैं वो टेक्नोलॉजी कुली में या टेक्नोलॉजिकल प्लम्बर्स या टेक्नोलॉजिकल कारपेंटर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उनको वो बड़े ताकतवर लोग हैं और मिडिल क्लास के लोग हैं। और लेकिन वो जी हमेशा अमेरिका में जो हाउडी मोदी और अब की बार ट्रम्प सरकार के हकदार थे, अब उनकी आवाज पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब तो ये लगता है कि जो एक बेहतर चीन का एक वीजा आया है, जेड वीजा के बाद के वीजा, तो उसके उसमें जो दाम कम है, अगर वहां भी जाते हैं, अगर यही यही उनका ट्रीटमेंट रहा, यही उनकी मानसिकता रही, जो 50% इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि वो जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद ट्रम्प साहब कहते रहे, उससे हो जाएगा, तो चीन में जाकर के भी ऐसी हरकत करेंगे तो जो R&D का सपना है, जिसको लागू करने करने में भी 10 साल लग जाएंगे, तो वो जब तक R&D हमारी नहीं होगी, हम लोग जहां पर हम लोग खुद जो है हमारी जड़ें हैं, वहीं पर ही हम लोगों को छांव नहीं मिलेगी, हम लोग अपना देश छोड़ के बाहर जाएंगे, तो ये सिचुएशन को आप और आपके दर्शक बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आप फिर से रिपीट करें जो कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो मैं कोशिश नहीं सर, करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं। अगले एपिसोड में उसमें चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल मनचंदा साहब थे, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो बदलाव हो रहे हैं उसका क्या फर्क पड़ेगा लोगों पर, इस पे चर्चा कर रहे थे। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर।